अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। तो जो हमारी पहली स्लाइड है उसमें भारत के पहले सफल किसान आंदोलन का जिक्र है। हाँ, वहीं से तो असली चेतना शुरू हुई थी। बिल्कुल। तो हमारा पहला एमसीक्यू है, इनमें से किस क्षेत्र में नील किसान विद्रोह हुआ था? ऑप्शन है ए मैसूर, बी हैदराबाद, सी बंगाल या डी अवध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी बंगाल। बंगाल, राइट। हाँ, ये 1859 और 1860 के बीच का पहला सफल किसान आंदोलन था। और शायद इसी विद्रोह का जिक्र उस मशहूर किताब नील दर्पण में भी है। एकदम सही पकड़ा। दीनबंधु मित्र ने वो किताब लिखी थी, और आपको पता है इस विद्रोह का इतना गहरा असर हुआ था कि सरकार को मजबूर होकर नील आयोग का गठन करना पड़ा। अरे वाह, मतलब जमीनी संघर्ष का सीधा असर। और इसके बाद तो जैसे आंदोलनों की एक झड़ी सी लग गई है ना। हाँ, जैसे 1873 से 76 के बीच पाउना विद्रोह हुआ, फिर 1921-22 में एका आंदोलन और 1946 में तेभागा आंदोलन। तो ये सब एक चेन रिएक्शन था। अच्छा, इसी बौद्धिक चेतना से जुड़ा एक और सवाल है स्लाइड में। एमसीक्यू है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सीधा सा जवाब है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। राइट। और ये स्थापना 1875 में हुई थी, है ना? बिल्कुल, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनने से पूरे 10 साल पहले। क्या बात है। और उनका जो बचपन का नाम था वो मूल शंकर था, और वो मूल रूप से गुजरात के रहने वाले थे। हाँ, और उनका वो मशहूर नारा, वेदों की ओर लौटो। एकदम सही। उनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश भी बहुत महत्वपूर्ण है। और एक और खास बात जो अक्सर छूट जाती है, वो क्या? वो ये कि 1882 में पंडित रमाबाई द्वारा आर्य महिला समाज की भी स्थापना की गई थी। ये तो बहुत ही अहम जानकारी है। अब अगर हम थोड़ा राजनीति की तरफ बढ़ें, तो जो अगली स्लाइड है वो कांग्रेस और स्वराज के बारे में है। हाँ, कांग्रेस का शुरुआती दौर। मुझे तो ये शुरुआती दौर आज के किसी स्टार्टअप जैसा लगता है, जिसे अपना अल्टीमेट गोल तय करने में कई साल लग गए। सही एनालॉजी है। तो इसी से जुड़ा हमारा एमसीक्यू है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन में किसने सहायता की थी? लिस्ट भी बहुत दिलचस्प है। जैसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी बने 1887 में। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी 1917 में, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू बनी 1925 में। मतलब ये स्टार्टअप धीरे धीरे पूरे भारत को अपने साथ जोड़ रहा था। लेकिन स्वराज की मांग में बहुत समय लगा। अगला एमसीक्यू इसी पर है। पहली बार स्वराज की मांग किस अधिवेशन में रखी गई? इसका सही जवाब है 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। एकदम सही। और यहाँ सिर्फ स्वराज की बात हुई थी। पूर्ण स्वराज की घोषणा तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में जाकर हुई थी, जब जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। हाँ, और उसी अधिवेशन में तय हुआ था कि 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। ये तो ऐतिहासिक पल था, पर इसी एकता से घबराकर अंग्रेजों ने एक चाल चली थी। उसी पर हमारा अगला एमसीक्यू है। बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया? इसका उत्तर है 16 अक्टूबर 1905। उस वक्त वाइसराय लॉर्ड कर्जन था, है ना? बिल्कुल, लेकिन लोगों ने इस दिन को एक अलग ही रूप दे दिया। राखी दिवस मनाया गया, सड़कों पर वंदे मातरम गाया गया। और रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला भी तो उसी दौरान लिखा था। हाँ, और इस विरोध का दबाव इतना ज्यादा था कि अंततः 1911 में अंग्रेजों को ये विभाजन रद्द करना पड़ा। और उसी साल राजधानी भी दिल्ली बनाने की घोषणा हो गई। एकदम सही। चलिए, इतिहास के इन पन्नों से अब थोड़ा बाहर निकलते हैं और भूगोल, पर्यावरण और डिजिटल दुनिया की तरफ चलते हैं, जो हमारी तीसरी स्लाइड है। बिल्कुल, तकनीक की दुनिया। तो तकनीक से जुड़ा एक बड़ा मजेदार एमसीक्यू है, सोशल मीडिया पर टीबीटी का क्या अर्थ है? इसका जवाब तो आजकल बहुत लोग जानते हैं, थ्रोबैक थर्सडे। मतलब अपनी पुरानी तस्वीर शेयर करने का दिन। हाँ, थ्रोबैक थर्सडे। और तकनीक की बात हो ही रही है, तो वायरस को कैसे भूल सकते हैं? बिल्कुल, अगला एमसीक्यू उसी पर है। 1971 में डिजाइन किए गए पहले कंप्यूटर वायरस का क्या नाम था? इसका सही उत्तर है क्रीपर। क्रीपर? ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। हाँ, और इसके जवाब में जो एंटीवायरस बना उसका नाम रीपर था। रीपर? और पहला बड़ा इंटरनेट वायरस कौन सा था? वो मोरिस वॉर्म था। हाँ। जिसने बड़े पैमाने पर असर डाला था। अच्छा, अब डिजिटल जंगलों से निकलकर जरा असली जंगलों की बात कर लेते हैं। एमसीक्यू है, किस भारतीय राज्य में जंगल सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में फैले हैं? इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। लेकिन अगर हम प्रतिशत के हिसाब से देखें तो? अगर प्रतिशत की बात करें तो सर्वाधिक वन मिजोरम में है
और ये सारा डेटा कौन रखता है? ये काम भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान का है, जो देहरादून में है, और ये हर 2 साल में अपनी रिपोर्ट देते हैं। और जुलाई के पहले सप्ताह में हम वन महोत्सव भी तो मनाते हैं। बिल्कुल, जिसके जनक के.एम. मुंशी जी थे। अब अगली स्लाइड पर आते हैं, जहां बंदरगाहों और नदियों का जिक्र है। एमसीक्यू है, कोझिकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? कोझिकोड केरल में है। केरल में तो कोच्चिन बंदरगाह भी है। राइट। हाँ, और इसके अलावा भी कई प्रमुख बंदरगाह हैं, जैसे तमिलनाडु में तूतीकोरिन, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, उड़ीसा में पारादीप, गुजरात में दीनदयाल, जिसे पहले कांडला कहते थे। एकदम सही। महाराष्ट्र में नहावा शेवा या JNPT, कर्नाटक में न्यू मंगलोर और पश्चिम बंगाल में हल्दिया। ये सब हमारे व्यापार की जीवन रेखाएं हैं। अब नदियों पर एक MCQ देखते हैं। कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? इसका सही उत्तर नवसारी है। तो गोदावरी के किनारे प्रमुख शहर कौन-कौन से हैं? उनमें नासिक, नांदेड़, निजामाबाद और राजमुंद्री शामिल हैं। और बाकी नदियों की क्या स्थिति है? जैसे कावेरी के किनारे श्रीरंगपट्टनम है, कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा बसा है। और तुंगभद्रा के किनारे हम्पी, है ना? बिल्कुल। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद है और वैगई नदी के किनारे मदुरई। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा इंटरनेट की दुनिया में लौटते हैं। जी। सवाल है, इंटरनेट कंटेंट प्लेटफॉर्म्स के संदर्भ में OTT क्या है? इसका सही उत्तर है ओवर द टॉप। जैसे Amazon प्राइम या Netflix। हाँ, जो सीधा इंटरनेट के जरिए आप तक पहुंचते हैं। अब 5वीं स्लाइड पर चलते हैं। ये विश्व भूगोल और सोशल मीडिया दिग्गजों के बारे में है। MCQ है, किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है? इसका सही उत्तर अफ्रीका है। और इसके पीछे कोई खास वजह? बहुत बड़ी भौगोलिक वजह है। दरअसल कर्क, मकर और भूमध्य रेखा, ये तीनों रेखाएं यहीं से गुजरती हैं। अरे वाह। इसी वजह से वहां मौसम में ठंडक नहीं होती। और यहीं पर सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा, सबसे लंबी नदी नील, सबसे बड़ी झील विक्टोरिया और तंजानिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो मौजूद है। ये सब तो एक ही जगह पर है। चलिए अब अफ्रीका से निकलकर सिलिकॉन वैली चलते हैं। सवाल है, फेसबुक का मुख्यालय कहाँ है? इसका जवाब है कैलिफोर्निया, USA में, जिसका नया नाम अब मेटा हो गया है। बिल्कुल। इसे 2004 में लॉन्च किया गया था। और 2007 में फेसबुक पेज आ गया था। हाँ, क्योंकि एक नॉर्मल प्रोफाइल पर सिर्फ 5000 दोस्तों की ही सीमा थी, है ना? और 2016 में इन्होंने फेसबुक लाइव भी शुरू कर दिया। तो तकनीक बहुत तेजी से बदली है। अच्छा, VIP सुरक्षा से जुड़ा एक सवाल है। SPG सदस्य कब तक पद पर रहते हैं? इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। और इसका गठन 1985 में हुआ था, पीएम की सुरक्षा के लिए। बिल्कुल, बीरबल नाथ समिति की सिफारिश पर, और 1988 में इसे कानूनी मान्यता मिली। वर्तमान में इसके महानिदेशक आलोक शर्मा हैं। चलिए अब 6ठी स्लाइड पर आते हैं, जहां बात होगी प्रशासन और चुनाव की। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी CEC की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 324(2) के तहत, है ना? एकदम सही। और चुनाव की आधिकारिक घोषणा केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल ही करते हैं। चुनाव सुधार भी तो होते रहे हैं। इसी पर हमारा अगला MCQ है, चुनाव सुधार की सिफारिशों के लिए किस समिति का गठन किया गया? इसका सही उत्तर है दिनेश गोस्वामी समिति। और इसके अलावा भी कुछ समितियां थी? हाँ, 1974 में तारकुंडे समिति और 1998 में इंद्रजीत गुप्ता समिति, ये दोनों भी चुनाव सुधार से ही जुड़ी थी। और आबिद हुसैन समिति? वो लघु उद्योग यानी SSI के लिए थी। अच्छा, और अजीत कुमार समिति सेना के वेतन और कार्यों से जुड़ी थी, है ना? बिल्कुल। और एक बहुत मशहूर समिति है नंदन नीलेकड़ी समिति, जिसने आधार और RBI के डिजिटल भुगतान पर काम किया। एकदम सही। अब 7वीं स्लाइड पर आते हैं, जो आपातकाल के बारे में है। MCQ है, भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? इसका उत्तर राष्ट्रपति है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत में आज तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। शुक्र है। वैसे आपातकाल के प्रावधान तो और भी है ना? हाँ, अनुच्छेद 352 है जो राष्ट्रीय आपातकाल के लिए है, जैसे युद्ध या सशस्त्र विद्रोह के समय। अनुच्छेद 356 है जिसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं, जो किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर लगता है, अधिकतम 3 साल के लिए। बिल्कुल। और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल का है। अब यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है। PDF में भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। हाँ, 352 के तहत। पहला 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, जब PM नेहरू
और राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। सही। दूसरा, 1971 में भारत पाक युद्ध के समय इंदिरा गांधी पीएम थीं और वीवी गिरी राष्ट्रपति थे। और तीसरा, 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर, तब भी इंदिरा गांधी पीएम थी और फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे। लेकिन सवाल यह है, दूसरा और तीसरा आपातकाल कुछ समय तक साथ-साथ कैसे चला? मतलब एक ही देश में दो आपातकाल एक साथ? ये असल में एक संवैधानिक स्थिति थी। 71 का आपातकाल युद्ध के कारण लगा था, जो वापस नहीं लिया गया था। अच्छा। तो जब 75 में आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल लगाया गया, तो तकनीकी रूप से वो पहले वाले के ऊपर ओवरलैप हो गया। इसलिए दोनों कुछ समय तक साथ चलते रहे। क्या बात है, सिस्टम के भी अपने अलग पेच है। चलिए अब अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय कड़ियों पर चलते हैं। स्लाइड 8 पर सवाल है, G20 का पूर्ण रूप क्या है? इसका सीधा सा उत्तर है ग्रुप ऑफ 20, जिसमें 19 देश और यूरोपियन यूनियन शामिल हैं। हाँ, और अब इसमें अफ्रीकी यूनियन भी जुड़ गया है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और पहला शिखर सम्मेलन 2008 में हुआ था। और 2026 की अध्यक्षता कौन करेगा? यूएसए करेगा। अब न्याय की बात करते हैं। MCQ है, स्थायी मध्यस्थता न्यायालय यानी PCA कहाँ है? इसका उत्तर है द हेग में, जहां इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ भी है, राइट? बिल्कुल सही। द हेग में दोनों हैं और 1899 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक और IMF वॉशिंगटन DC में है। और ILO, WTO और WHO जिनेवा में है। एकदम सही। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल अर्थशास्त्र का सवाल है। भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाने वाला व्यय क्या है? इसका सही उत्तर है राजस्व व्यय। मतलब जो रोजमर्रा के खर्चे हैं। हाँ, जैसे बिजली का बिल भरना राजस्व व्यय है। लेकिन अगर आप कोई स्थायी संपत्ति बनाते हैं, जैसे ट्रैक्टर खरीदना, तो वो पूंजीगत व्यय हो जाएगा। एकदम सही। चलिए 9वीं स्लाइड पर योजनाओं की बात करते हैं। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना में 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर कितना ब्याज अनुदान मिलता है? इसका सही उत्तर है 3% वार्षिक। और ये योजना 2020 में 1 लाख करोड़ रुपए के साथ शुरू हुई थी। बिल्कुल। अगला MCQ शिक्षा से है। अल्पसंख्यक छात्रों को प्री परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कौन सी योजना है? इसका उत्तर है नई उड़ान योजना। इसमें अनुदान कैसे मिलता है? UPSC के लिए 1 लाख रुपए, स्टेट PCS के लिए 50,000 और SSC या ग्रुप B के लिए 25,000 रुपए मिलते हैं, ताकि पैसे की कमी रुकावट ना बने। अच्छा, पैसे से ही जुड़ा एक और सवाल है। वो धन जो वैध तरीकों से अर्जित है, जिसका हिसाब रखा जाता है और टैक्स दिया जाता है, इसे तो हम सफेद धन या व्हाइट मनी कहते हैं। और जो गैर कानूनी है, जिसपे टैक्स चोरी होती है, वो काला धन है। अब स्लाइड 12 की तरफ कूदते हैं, जहां सोशल नेटवर्किंग और प्रशासन है। माईस्पेस किस वर्ष लॉन्च किया गया था? इसका उत्तर है 2003। ये 2005 से 9 तक सबसे बड़ी साइट थी, है ना? हाँ, लेकिन आज के समय में मेटा ने उसकी जगह ले ली है। बिल्कुल। अब प्रशासन पर आते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से BDO का क्या अर्थ है? BDO मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और BDC का मतलब? ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। एकदम सही। ऐसे ही VDO होता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर और SDO होता है सब डिविजनल ऑफिसर। अच्छा। ऊर्जा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर एक MCQ है। मैत्री सुपर थर्मल पावर परियोजना किन 2 देशों के बीच है? इसका सही उत्तर है भारत और बांग्लादेश। लेकिन भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ विवाद भी तो हैं। हाँ, जैसे तीस्ता नदी जल विवाद और 3 बीघा गलियारा। और म्यांमार और बांग्लादेश के बीच? उनके बीच रोहिंग्या विवाद काफी चर्चा में रहता है। चलिए अब हम इस ज्ञान की पाठशाला के आखिरी खंड में आ गए हैं। स्लाइड 10 से 14 तक हम विविध तथ्य देखेंगे। तो बैंक सुरक्षा पर सवाल, भारतीय बैंक में OTP और KYC का पूर्ण रूप क्या है? OTP है वन टाइम पासवर्ड और KYC है नो योर कस्टमर। OTP तो सिर्फ 30 सेकंड से 3 मिनट तक ही वैध होता है। बिल्कुल। और साइबर धोखाधड़ी होने पर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करना चाहिए। एकदम सही। अब अगला MCQ, दुग्ध उत्पादक कंपनियों को प्रेरित करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इसका उत्तर है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, जो 2021 में शुरू हुआ और 26 नवंबर को दिया जाता है ना? हाँ, राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन दिवस के अवसर पर। स्वास्थ्य पर अगला सवाल, विश्व तंबाकू रहित दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 31 मई।
कुछ और भी महत्वपूर्ण दिन है पीडीएफ में। हाँ, जैसे 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस। अब 11वीं स्लाइड पर किताबों की बात है। एनिमल फार्म किसने लिखी? जॉर्ज ऑरवेल ने। और हेमलेट और जूलियस सीजर? वो तो शेक्सपियर की रचनाएं हैं। रुडयार्ड किपलिंग ने द जंगल बुक लिखी। आर.के. लक्ष्मण के कॉमन मैन और परिमल नाथवानी की कॉल ऑफ द गिर भी बहुत मशहूर है। बिल्कुल। और सालिम अली की द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स भी। अब खेल के मैदान से एक दुखद सवाल है। बांग्लादेश के क्रिकेट मैदान पर किस भारतीय खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी? इसका सही उत्तर है रमन लांबा। 1998 में यह हादसा हुआ था। और ऐसा ही हादसा 2014 में ऑस्ट्रेलिया के फिलिप ह्यूज के साथ भी हुआ था। हाँ, बहुत ही दर्दनाक था। स्वास्थ्य नीतियों पर अगला एमसीक्यू है। किशोरों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले मिशन का नाम? इसका उत्तर है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी RKSK। और इसके अलावा 2015 में सुकन्या समृद्धि अभियान आया था। हाँ, और 2018 में पोषण अभियान। अल्पसंख्यक शिक्षा के लिए 1989 में मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन भी बना था। एकदम सही। अब स्लाइड 13, जहां एक बड़ा तकनीकी सवाल है। जब जन्म और प्रवासन का जोड़ मृत्यु और उत्प्रवास के बराबर हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं शून्य जनसंख्या वृद्धि या जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ। मतलब जितने लोग आए उतने ही चले गए या मृत्यु हो गई। बिल्कुल, तो जनसंख्या स्थिर हो जाती है। अब एआई की दुनिया से सवाल। परप्लेक्सिटी एआई के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और क्लियन एम्बापे डायर ब्रांड के हैं ना? हाँ, और आयुष्मान खुराना फिकी फ्रेम्स के। ज्वालामुखी पर एक सवाल है। हाल ही में किस देश के माउंट सेमरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? इसका उत्तर इंडोनेशिया है। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी? वो बैरन द्वीप है। मेक्सिको में कोलेमा है, इटली में स्ट्रोम्बोली और जापान में माउंट फूजी है। अब हम आखिरी स्लाइड 14 पर आ गए हैं। हाल ही में किस राज्य की जटी पोशाक और बिगुल को GI टैग मिला? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। यूपी में तो बनारसी तबला और साड़ी को भी GI टैग मिला है। बिल्कुल। तमिलनाडु की कांजीवरम साड़ी, महाराष्ट्र का सोलापुर अनार, असम का जोहा चावल और गुजरात के अंबाजी सफेद संगमरमर को भी ये टैग मिला है। एकदम सही। और आज का आखिरी MCQ राजनीति से। भारत के किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई है? PDF के अनुसार इसका उत्तर बांग्लादेश है। शेख हसीना का हालिया उदाहरण है ना? हाँ, जिससे पता चलता है कि राजनीति कितनी अनिश्चित है। बिल्कुल। तो ये था हमारी पूरी PDF का लाइन दर लाइन विश्लेषण। अब वक्त है स्लाइड 15 पर दिए गए आज के गुरु मंत्र का, जो कि बहुत ही प्रेरणादायक। बिल्कुल। गुरु मंत्र है खुद से रूबरू हो। दिन के अंत में 2 मिनट खुद के पास बैठें और पूछें कि क्या मैंने आज समय का पूरा उपयोग किया? अगर हाँ, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और इसके साथ ही एक बड़ी चेतावनी भी है, शॉर्टकट से पैसे कमाने वाले विज्ञापनों से बचें। एकदम सही बात। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। और श्रोताओं के लिए सोचने और कमेंट करने के लिए आज का एक होमवर्क सवाल है। वो सवाल क्या है? सवाल है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय जो कि लखनऊ में स्थित है, वह किस नदी के तट पर है? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ये तो श्रोताओं के लिए एक बढ़िया दिमागी कसरत है। बिल्कुल। तो आज के इस ज्ञान के महासागर में गोता लगाकर बहुत कुछ नया सीखने को मिला। इसी विचार और इस नए ज्ञान के साथ आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।